हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम पिंकी साहू और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम जान लें कि बायोलॉजी क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि बायो का अर्थ होता है ना, कि बायो का अर्थ होता है लिविंग। ठीक है, यानी कि लिविंग, जैसे कि अगर आप समझें तो बायो क्या है, बायो है ना। तो बायो में दो चीज़ आती हैं। ठीक है, एक तो प्लांट और एक एनिमल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, ये दो चीज़ें आती हैं जिनकी स्टडी हम बायो में करते हैं। कि बायो अगर आप देखें तो एक चीज़ क्या होती है कि बायो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग, यानी कि जीवन, जैसे कि हम, आप और प्लांट। ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि जो इस समय हम अभी कर रहे हैं वो स्टडी। मतलब किसकी स्टडी कर रहे हैं? बायो की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ऐसे ही आप वीडियो पर बने रहिए और बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक आएंगे आपके पास और बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन कुछ दिए रखे हैं, तो उसके बारे में आपके बात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर अरस्तु जी हैं। ठीक है, अरस्तु जी हमारे कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु जी हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, यानी कि बायोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में ये बताया कि पहले तो इनकी पुस्तक की नाम क्या थी? इनके पुस्तक की नाम सिस्टमा नेचुरा थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिविंग मिस्टेक है तो आप समझ जाइएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं लिख ही देती हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। और यहाँ पर किंगडम ना होकर यहाँ पर ग्रुप होगा, क्योंकि हिंदी में ग्रुप को समूह कहा गया। ठीक है, ये होगा। तो अगर आप मतलब करें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स। बताया जा रहा है कि जितने भी इन्होंने क्लासिफाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट एंड एनिमल सेल में। ठीक है, दो समूह इन्होंने बताया था, प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, अब आगे देखते बताते हैं कि इसी के साथ कि हमें मतलब कि टैक्सोनॉमी ऑफ फादर। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ फादर, कि जो हमारे टैक्सोनॉमी ऑफ फादर हैं उनका नाम है कैरोलस लीनियस साहब। कैरोलस लीनियस साहब टैक्सोनॉमी ऑफ फादर। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई थी, बहुत ही अच्छी चीज़ जो आप हमेशा रटते रटते थक जाते हैं। वो भी क्या है? बायोनॉमिकल्चर। इन्होंने बायोनॉमिनल नॉमिकल्चर को इन्होंने ही दिया था। मतलब अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का दूसरा नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस इसका दूसरा नाम होता है। दूसरे नाम देने वाले इंसान यही थे, कैरोलस लीनियस साहब। अब अगर बात करें तो हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी न किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत ही कुछ होता है ना। तो वहीं पर अब हम एक चीज़ जानते हैं कि सभी चीज़ को मतलब बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ग्रुप, समूह बनाए गए। वैसे ही हमारे R.H. विटकलर जी ने ये बताया, मतलब 5 किंगडम को दिया था, और उन्होंने 5 किंगडम में हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें थी उस चीज़ों को रखा। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब हम जानते हैं कि वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहले तो यहाँ पर एक दिख रहा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे
5 किंगडम है। और ये हमारे 5 किंगडम में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले किंगडम को एनिमिलिया किंगडम, ठीक है। जो एनिमिलिया किंगडम है इसमें कौन आता है? इसमें हम आप और एनिमल्स आते हैं। मतलब एनिमिलिया किंगडम में हम आप और एनिमल्स, वो भी कौन से एनिमल्स? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो खुद से भोजन नहीं बना पाते। अब आप अगर सोचेंगे तो ये कहेंगे कि हम तो खुद से भोजन बना लेते हैं। आप कैसे खुद से भोजन बना लेते हो भाई? आप खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, आप तो किसी और पे निर्भर हैं। जैसे आप फल तो बना नहीं लेते है ना, आपको फल चाहने के लिए आप क्या करते हैं? पेड़ पर डिपेंड है कि पेड़ हमें फल देगा, है ना। तो ये इसमें हेटेरोट्रॉफिक है ना, इसमें हेटेरोट्रॉफिक वाले जंतु आते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना रहिए, इसमें हेटेरोट्रॉफिक वाले आते हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक वाले आते हैं। आप इतना मतलब हम लोग क्या होते हैं, खुद से भोजन भले खाने के लिए बनाते हैं, बट हम पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं, वो हमें देते हैं तब हम खाते हैं। बट प्लांट ऐसा नहीं करते। प्लांटिया में प्लांट आते हैं, वो खुद से भोजन बनाते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा कि हमने आपको ऐसा बताया। अब आप आगे देखिए। तो अब हम सबसे अच्छी बात पढ़ते हैं, कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को अब हम बताते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी को बताने से पहले अगर हम आपको एक चीज़ कहें तो सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। लेकिन एक बात कहते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है। यहाँ पर एक लाइन मिस्टेक है, व्हाट इज़ अ सेल। तो हम बताते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी किसने दी, अगर मतलब किन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को दिया, तो हम बताते हैं स्क्लेंडर एंड स्वान जी ने सेल थ्योरी को दिया था। तो अब हम बताते हैं कि स्क्लेंडर एंड स्वान जी ने सेल थ्योरी तो दी थी, लेकिन उन्होंने किस टाइप में सेल थ्योरी को बताया, कैसे डिफ़ाइन किया, है ना। उस तरीके से हम आपको बताते हैं कि जो स्क्लेंडर जी थे, स्क्लेंडर जी, तो उन्होंने प्लांट यानी कि प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स सेल से बनी होती है, किसके फॉर्म में होती है? सेल टिश्यू के फॉर्म में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, है ना। किसके फॉर्म में होती है? टिश्यू। प्लांट टिश्यू के फॉर्म में पाई जाती है। किसके फॉर्म में? प्लांट टिश्यू के फॉर्म में प्लांट में सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें स्वान जी ने कैसे डिफ़ाइन किया। स्वान जी ने बताया कि एनिमल सेल, ठीक है, कि एनिमल्स की जो बॉडी, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स बॉडीज मेड अप ऑफ प्लांट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसमें इन्होंने बताया कि एनिमल्स बॉडीज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस। इनका अर्थ है कि इन्होंने मतलब जो बताया बहुत ही अच्छा है। इनका बताना है कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो मेड ऑफ होती है सेल से, ठीक है, और सेल प्रोड्यूस भी करती है। मतलब हमारे अंदर जो सेल है वह क्या करती है कि हमारी तो पूरी बॉडी सेल से बनी है, लेकिन हमारी सेल को प्रोड्यूस करती है। यानी कि आप देखिए बहुत ही अच्छा है कि जो एक क्या कहते हैं, एक सेल है, इसने 2 सेल को दिया, फिर 2 सेल को प्रोड्यूस करी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोड्यूस ही करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करके सेल के द्वारा सेल बनते हैं, उसी से हमारी बॉडी बनी हुई है पूरी की पूरी। अब बताएंगे फाइनल सेल थ्योरी, है ना, कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी के जो मॉडर्न मतलब फाइनल शेप मतलब किसने बताया? तो आर विरचाओ जी ने एक फाइनल शेप हमें बताया था, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो सेल मतलब सेल कैसे, सेल बहुत टाइप में ऐसे सेल बहुत सारी शेप में होती है। इसका कोई मतलब वैसा नहीं होता कि ऐसा। तो सेल शेप इन्होंने ही हमें बताया था। आर विरचाओ जी ने सेल शेप को डिफ़ाइन किया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो कि हम समझ लेते हैं कि वो 2 पॉइंट क्या हैं।
ठीक है। अब ये पॉइंट ये बता रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल प्लस प्रोड्यूस, कि ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप होते हैं सेल से। सेल के मतलब सेल से ही ऑर्गेनिज्म बने हुए होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वह प्रोड्यूस करते हो, क्या प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोड्यूस करते हैं सेल, यानी कि वह क्या होता है, इसकी जो सेल होती हैं, ठीक है, सेल हैं, वह सेल को ही प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। मतलब एक सेल, दो सेल और फिर दूसरी सेल, चार सेल, इस तरीके से क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। आगे हम बताते हैं आपको कि जो हमारी दूसरी हेडलाइन है, दूसरी हेडलाइन ये कह रही है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एनिस्ट्रेटिंग सेल, कि न्यू सेल जो अराइज होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनी हुई होती है। अगर आप देखें तो ये एक सेल हुई, सॉरी ये देखिए ये एक सेल हुई, और जो इससे बनी हुई है ये एक सेल, ठीक है। लेकिन अब आप ही बताएं कि ये अब इसमें से पुरानी और न्यू सेल कही है, तो ये तो ओल्ड हो गई, ओल्ड सेल है ना, और ये क्या हुई, न्यू सेल, ठीक है। ये न्यू सेल होगी एंड दिस ये ओल्ड सेल हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से इस हेडलाइन का मतलब यही है कि जो हमारी नई सेल होती हैं वह किस चीज़ से अराइज एग्जिट हुई होती हैं, पुरानी सेल से बनी हुई होती हैं। अब आपको बताएंगे एक क्या होती पॉइंट होती है, बहुत ही अच्छी पॉइंट है, उसके बारे में पहले समझते हैं। छोटी छोटी पॉइंट हैं, मतलब सेल से ही रिलेटेड पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको उस पॉइंट के बारे में, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है कि प्लांट की आउटर बाउंड्री किसे कही जाती है, ठीक है। आउटर बाउंड्री प्लांट मतलब प्लांट की आउटर बाउंड्री कौन होती है, तो उसकी आउटर बाउंड्री जो प्लांट की है वह सेल वॉल होती है, ठीक है। क्या होती है, सेल वॉल, सेल वॉल जो है वह प्लांट की आउटर बाउंड्री है, ठीक है। सेल वॉल हमारे प्लांट की आउटर बाउंड्री है। अब देखते हैं, तो अब दूसरी लाइन बता रही है कि दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि एनिमल्स की आउटर बाउंड्री क्या है, ठीक है। अब एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री क्या होती है, तो एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, आप ये समझिए कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, हाँ तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। यही डिफरेंट होता है सेल, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, एक डिफरेंट आपको यहीं पर बता दिए। अब आगे आते हैं कि आप देखते हैं कि हमारे जो एक सेल की बात करते हैं तो हम एनिमल सेल की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, अगर प्लांट की बात करें तो सेल वॉल होगी, और फिर एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बाद में तीसरी लेयर हमारी साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म में ये होता है कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, उनकी सारी एक्टिविटी हमारी साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। इतना तो आप समझिए, तीन हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइन से अगर आप देखें तो एक सेल बनना जा रहा है, पहले सेल वॉल हुआ, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, फिर उसके बाद क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया। अब आगे देखें, अब इसके आगे भी हमारी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आ जाएंगे, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म है, एक दो ऑर्गेनिज्म बस, और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखें कि यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि ये देखिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनल्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक, यहाँ पर मिस्टेक मत करिएगा, आप भूलिएगा नहीं कि इसको हम प्रोकैरियोटिक, ये लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनल, दोनों में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनल्स है, वो दोनों पाया जाता है, जो दोनों में, वो हुआ हमारा राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक में 70S और प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें एक और है जो देखते हैं ये कि एनिमल सेल में एक ऐसा ऑर्गेनल्स पाया जाता है जो सेल डिवीजन के दौरान उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, और वह ऑर्गेनल्स है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनल्स है जो सेल डिवीजन के दौरान ये हमारा काम आता है। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताते चलूँगी, आएगा ये टॉपिक भी। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें तो आप सबसे पहले देखिए कि कैसे समझाया जा रहा है, ठीक है।
तो अब आप समझिए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल मतलब लिविंग स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो ये हमारी है माइकोप्लाज्म। ठीक है, लिविंग स्मॉलेस्ट सेल है और इसकी साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर है, साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर। अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में आरबीसी की जो साइज़ होती है 7.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, 7.0 माइक्रोमीटर होती है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें, एनिमल्स में लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो हमारी ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी कि ये देखने में तो हाँ इसमें बड़ा ही है और रियलिटी में भी ये बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, ये बड़ा ही है। अगर ये देखिए लार्जेस्ट में ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें कि जो लॉन्गेस्ट सेल है मनुष्य में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वह क्या होती है, न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो लार्जेस्ट शुतुरमुर्ग का अंडा, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन सेल। ठीक है, इसको अपना क्लियर करके रखिए। आगे देखते हैं, आगे आपको हम बताते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हम अभी हमने बताया कि एक बाहरी लेयर मतलब कि एनिमल सेल की बाहरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तो सबसे पहली बात कि लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की होती है और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और लिपिड, ये इन तीनों चीज़ों से ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया, तो पहले तो इसके बारे में बता दे रहा है ये। ठीक है, कि लिपिड है, इसका नेचर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्सर ऐसे बना होता है। ठीक है, अक्सर ऐसे ही बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे रहता ही है। तो आप अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अंदर की ये वाली लेयर होती है ये या लिपिड ही होती है। ठीक है, इसके अंदर लिपिड और बाहर प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि लिपिड की बाय लेयर, ये अंदर लिपिड वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं। अब देखिए ये पानी की ओर होता है और ये पानी की ओर नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को पानी से बचाना होता है। ठीक है, लिपिड है, पानी से बचेगा, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं एंड इसको हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इतना आप याद रखिए कि एक इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है एंड इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे मेम्ब्रेन हमारा बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात करते हैं तो प्रोटीन, तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाएंगे, एक पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, और एक इंटीग्रल प्रोटीन। तो आप बात करें कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है या मेम्ब्रेन से इजीली तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर लगा हुआ होता है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन को हम इजीली तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम उसे रिमूव करते हैं तो हमारा मॉडल ब्रेक हो सकता है, वो मतलब कि क्रैश वगैरह हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमारी ये जो क्या होती है कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो नोट है यहाँ पर एक, तो इस नोट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऑन सरफेस एज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट होता है सरफेस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है, किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से ये बना हुआ होता है। तो मैं आपको एक तरीके से एक मतलब बताती हूँ कि कैसा ये होता है, कि आप समझिए कि ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये शुगर लगा, इसको हम शुगर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शुगर, अगर ये लगा तो ये क्या बनेगा, क्योंकि लिपिड पर लगा हुआ है ना। आप ही देखिए कि ये कहाँ पर है, लिपिड पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब बात आती है प्रोटीन। तो आप देखिए यहाँ पर इसके सरफेस पर जो इजीली तरीके से रिमूव हो जाता है और इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये इस पर अगर शुगर लगेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, प्रोटीन पर अगर शुगर लग गया तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड पर शुगर लग गया तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है,
आप मतलब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊँगी, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय।